एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ स्पेसिफिक फोबिया कि क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक फोबियाज। तो पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स रिसर्च से बताती है कि अगर आपके पेरेंट्स में एंजाइटी डिसऑर्डर की जीन्स मौजूद है और वो बच्चों में ट्रांसमिट हो रही है, तो तकरीबन 30 to 40% चांसेस है बच्चों के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स या फियर फोबियाज डेवलप होने के। नेक्स्ट फैक्टर वी हैव न्यूरो एनाटमिकल फैक्टर। रिसर्च से बताती है जो एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनके जो ब्रेन्स के दो मेन स्ट्रक्चर है, अमेगडेला एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इन दो पार्ट्स के अंदर अगर एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो इसकी वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट में देखा गया है कि अमेगडेला के अंदर जो है हायर एक्टिविटी हो जाती है इसकी, और ये बेसिकली रेगुलेट कर रहा है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, लेकिन इसकी एबनॉर्मल एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है एबनॉर्मली। जबकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे फेयर रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट कर रहा है और स्टडीज ये शो करती है कि इसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो अगर इनके अंदर एबनॉर्मलिटी आ रही है तो फिर इसकी वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर वी हैव न्यूरोकेमिकल फैक्टर, यानी ब्रेन से रिलीज होने वाले केमिकल्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स की सिक्रीशंस अगर इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स या फियर फोबियाज डेवलप हो सकता है। तो रिसर्चेस ये बताती है कि नॉरएपिनेफ्रिन है, अगर इसकी सिक्रीशन बढ़ जाए जो कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर दी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ये एक इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, तो इसकी सिक्रीशन एक्सट्रीमली इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। सेरोटोनिन जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करता है, इमोशंस को रेगुलेट करता है, अगर इसकी सिक्रीशन लो हो जाती है, एक्सट्रीमली लो, तो इसकी वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। अनदर न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये बॉडी को रिलैक्स करने में जो है हेल्प आउट करता है, और अगर फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी इंडिविजुअल फील करता है तो फिर उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर इसकी सिक्रीशन एक्सट्रीमली लो हो जाए तो फिर एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर वी हैव कॉग्निटिव फैक्टर। कॉग्निटिव फैक्टर में 3 फैक्टर्स देखे गए हैं। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं या फियर फोबियाज के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिलीव्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। अब जो फेयर फोबियाज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी नेगेटिव बिलीव्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। होता ये है कि जिनके अंदर ये नेगेटिव बिलीव्स जितने ज़्यादा होंगे वो चीज़ों को और इवेंट्स को, सिचुएशंस को उतना ही वर्स्ट पॉसिबल वे में इवेलुएट करेंगे। अब जैसे कि स्पेसिफिक फोबिया के पेशेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन या ऑब्जेक्ट से अगर खौफ है, फोबिया है, फियर है, तो फिर उसको फेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक नेगेटिव बिलीव बन चुका है कि अगर वो उनको फेस करेंगे तो वो उनसे डील नहीं कर सकते। उनके अंदर एंजाइटी इतनी एक्सट्रीमली बढ़ जाएगी, हो सकता है कि उन्हें पैनिक अटैक्स भी आ जाए, और हो सकता है कि वो उस चीज़ को देख के बेहोश भी हो जाए। तो इसलिए वो फेस नहीं करेंगे। तो ये क्यों फेस नहीं करते? अपने नेगेटिव बिलीव्स की वजह से। उसके बाद रिसर्च ये बताती है कि फियर फोबियाज या एंजाइटी डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें परसीव्ड कंट्रोल होता है। परसीव्ड कंट्रोल का मतलब क्या है कि वो परसीव्ड कंट्रोल का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये लोग सिचुएशंस के आगे सरेंडर कर देते हैं। ऐसा परसीव करना शुरू कर देते हैं कि सिचुएशंस इनके कंट्रोल से बाहर है, इसीलिए ये सिचुएशन से डील नहीं कर सकते, तो ये उनके आगे झुक जाते हैं या खुद को सरेंडर कर देते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। अब एक स्टडी की गई थी 1989 में, वो ये शो करती है कि लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर या बहुत सारे फियर फोबियाज किस्म के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं जब उनके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो उनकी लाइफ में। तो अब इस स्टडी में देखा गया था कि 2 लोग हैं, दोनों का एक पूरा आधा मतलब एक्सपीरियंस गुजरा है डॉग के साथ, एंड दे फील कंफर्टेबल विद द डॉग्स बिहेवियर। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि दोनों को डॉग ने बाइट कर लिया, ठीक है। अब उनमें से एक शख्स कुछ दिनों बाद फिर से डॉग के साथ उसने जो है रहना शुरू कर दिया, और उसको फिर से उसके साथ जो है उसके बिहेवियर को उसने रेगुलेट करना शुरू कर दिया। ये क्यों? बेसिकली क्योंकि उसने ऐसा परसीव किया कि वो डॉग के बिहेवियर्स के साथ कंफर्टेबल है। एक दफ़ा डॉग ने बाइट किया डजंट मीन कि हमेशा ऐसा होगा। जबकि दूसरा जो इंडिविजुअल था उसने बिल्कुल ही अवॉइड करना शुरू कर दिया डॉग से। ना सिर्फ अपने डॉग से बल्कि घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, क्योंकि बाहर घर के बहुत सारे डॉग हैं, तो उसके अंदर एक तरह का फियर इंड्यूस हो गया कि वो घर से बाहर निकलेगा तो उसे डॉग बाइट कर लेंगे। तो उसने क्या किया, सिचुएशंस के आगे सरेंडर कर दिया कि अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं डॉग को मजीद नहीं संभाल सकता, एंड ही फील्स वेरी अनकंफर्टेबल विद द डॉग्स बिहेवियर। ठीक है, तो उसके साथ एक ट्रॉमा हुआ था जिसके बाद उसके अंदर एक तरह का स्पेसिफिक एनिमल फोबिया जो है डेवलप हो गया था, राइट। अब उसके बाद तीसरा फैक्टर अटेंशन टू थ्रेट। रिसर्च ये बताती है जो एंजाइटी डिसऑर्डर या फियर फोबियाज के डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर अपने नेगेटिव लाइफ इवेंट्स को फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स। जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल जो मैंने आपको दी, डॉग वाली एग्जांपल, उसमें उस इंडिविजुअल ने जितना अरसा उस डॉग के साथ गुजारा उन सबको नेग्लेक्ट कर दिया,
और सिर्फ फोकस किया किस पे, उस ट्रॉमेटिक इवेंट पे जब डॉग ने उसको बाइट किया था, और अब वो उसी पे फोकस कर रहा है जो कि उसका एक नेगेटिव इवेंट था जिसकी वजह से उसने डॉग से अवॉइड करना शुरू कर दिया और उसके अंदर एक तरह का फेयर बैठ गया। तो यही एक चीज़ है कि उसने नेगेटिव इवेंट पे ज़्यादा फोकस किया एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव लाइफ इवेंट। नेक्स्ट फैक्टर वी हैव बिहेवियरल फैक्टर। बिहेवियरल फैक्टर्स हमें ये बताता है, या बिहेवियरल पर्सपेक्टिव हमें ये बताता है कि फेयर हमारे अंदर इंड्यूस कैसे होता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जब हम दो डिफरेंट स्टिमुलस को आपस में एसोसिएट कर लेते हैं तब हमारे अंदर फेयर इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, होता क्या है, फेयर बेसिकली अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल पर्सपेक्टिव फेयर एक लर्निंग बिहेवियर पैटर्न है। ठीक है, हम इसको लर्न करते हैं, लर्न करके हम इसको इंड्यूस कर लेते हैं अपने अंदर। अब फॉर एग्जांपल, जब तक लाइक इंडिविजुअल डॉग के साथ कंफर्टेबल फील कर रहा था तो तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही एक ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, डॉग ने उस इंडिविजुअल को बाइट किया, तो उसने क्या लर्न कर लिया, डॉग से बाइट को, यानी दो डिफरेंट स्टिमुलस को आपस में एसोसिएट कर लिया कि डॉग है तो वो उसको हार्म पहुंचाएगा, उसको बाइट करेगा। तो इससे क्या हुआ, उसने एक सिचुएशन से दो स्टिमुलस को एसोसिएट करके फेयर अपने अंदर इंड्यूस कर लिया। दिस इज अ प्रोसेस क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ओके, फिर उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझने के लिए एक लाइन है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू गेनिंग रिवॉर्ड एंड प्लेजर एंड टू अवॉइड फ्रॉम पेन एंड पनिशमेंट। हर इंसान यही चाहता है कि उसको प्लेजर मिले और वो पनिशमेंट से बचे। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी क्या कर रहा है इंसान, बेसिकली अपने फेयर को सस्टेन किया हुआ है। क्यों सस्टेन किया हुआ है, सवाल तो पहले ये पैदा होता है, तो वो इसीलिए क्योंकि इंसान अपने फेयर को फेस नहीं कर सकता। अगर वो फेस करेगा तो क्या होगा कि अपने अंदर एंजाइटी को फील करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा, और जो है उसके अंदर पैनिक लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं। अब इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करेगा, अवॉइडेंस पैटर्न यूज़ करेगा, यानी अपने फेयर से अवॉइड करेगा। एक दफ़ा जब उसने अवॉइड किया, यानी डॉग घर से बाहर है तो घर से बाहर निकलना उसने बंद कर दिया, चलो ठीक है, एक दफ़ा उसने यूज़ किया तो उसने प्लेजर फील किया और उसको रिलैक्सेशन फील हुआ, उसने देखा कि उसकी एंजाइटी थोड़ी कम हुई है, अवॉइडेंस पैटर्न यूज़ किया उसने तो उसकी एंजाइटी कम महसूस हुई, तो उसको लगेगा कि अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट वे टू डील विद दिस सिचुएशन, टू डील विद द फियर। तो वो हर बार इसी पैटर्न को यूज़ करेगा। अब एक्सट्रीमली जब इंसान एक ही पैटर्न यूज़ करता है तो फिर वो एबनॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल ये अज्यूम करना शुरू कर देता है कि अवॉइडेंस ही बेस्ट वे है फेयर से डील करने के लिए, फेयर ख़त्म करने के लिए। हालांकि उसकी गलतफहमी है, उसका फेयर ख़त्म नहीं हो रहा, उसका फेयर अंदर ही मौजूद है, सस्टेन है, क्योंकि उसने अपने फेयर को फेस नहीं किया। फेयर ख़त्म कब होता है, जब इंडिविजुअल अपने फेयर को फेस करता है, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है कि इंसान जिस चीज़ से उसको प्लेजर मिलता है तो वो चीज़ बार बार रिपीट करता है, लेकिन रिपीट करने का नुकसान ये होता है कि वो चीज़ उसके अंदर सस्टेन रहती है, ख़त्म नहीं होती है। तो ये भी एक कॉज है इंसान के अंदर फेयर कैसे इंड्यूस हो रहा है और कैसे सस्टेन हुआ हुआ है। उसके बाद फेयर और भी 2 से 3 कंडीशंस है जिनके थ्रू फेयर हमारे अंदर इंड्यूस हो सकता है। एक तो ये कि इंडिविजुअल के साथ खुद ट्रॉमा हुआ हो, सबसे पहले खुद ने ट्रॉमा कोई फेस किया हो जिसके बाद से उसके अंदर एक तरह का डर बैठ गया है। सेकंड इज़ वर्बल एक्सप्रेशन। वर्बल एक्सप्रेशन यानी कि बहुत सारे खौफ, फियर्स, फोबियाज़ हमारे अंदर इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम अपने बड़ों से पुराने किस्से सुनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अक्सर किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेके हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाता है। थर्ड है ऑब्जर्वेशन, कि इंसान ने किसी के साथ ट्रॉमा होते हुए देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, जिसके बाद से उसके अंदर डर बैठ गया हो।